चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3, और उसको कर लो आप लोग फाइनल के लिए 25, ठीक है, F25 फाइनल के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। और एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को वर्णन कीजिए, यानी कि किन आधारों पर न्यायपालिका को सुरक्षित कहा गया है, ठीक है। और सुरक्षित मतलब क्या उसको स्वतंत्रता दी गई है, सुनिश्चित किया गया है कि भैया ये स्वतंत्रता इसी के पास है, तभी तो उसको वो स्वतंत्र रहेगा, तभी तो निष्पक्ष काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपायों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन मैंने गलत बोला वैसे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपाय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पक्का? आंसर पे आते हैं, बड़ा इजी रहेगा अगर पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझते जाओगे तो। अर्थ कह रहा है न्यायपालिका एवं विधान पालिका का, सॉरी ये बार बार ना कार्यपालिका है, पीछे चैप्टर मिक्स हो रहे हैं। कह रहा है कार्यपालिका एवं विधान पालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना होना ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। देखो बात को क्या बोली गई है कि जो हमारा कार्यपालिका है और विधान पालिका, इन दोनों के बारे में हमें मालूम है ना कि विधान पालिका नियम और कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करवाती है। तो ये इन दोनों का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना होना, अगर ये दोनों न्यायपालिका में किसी प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, ना होना ही क्या कहलाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाता है। बस समझ में आई? क्योंकि इन दोनों बॉडीज़ के बाद ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके, ठीक है। हालांकि इनको भी पावर नहीं है, लेकिन कहा गया कि कार्यपालिका और विधान पालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना होना ही, अगर उनका है ही नहीं हस्तक्षेप, अगर देखा जाए तो ना होना ही क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। बात समझ में आई अभी भी या नहीं समझ में आई? पक्का? पहला पॉइंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति बड़ा सिंपल रहेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस नियुक्ति में ना तो राजनीतिक दलबंदी की कोई स्थान है और ना निजी पक्षपात के लिए। सिंपल रहा पॉइंट, ये समझाऊं, एक्सप्लेन करूं अनीता? कह रहा कि इस नियुक्ति में ना तो राजनीतिक दलबंदी, भाई कोई राजनीतिक दलबंदी सिफारिश नहीं करेगा कि इस बंदे को नियुक्त किया जाए के लिए कोई स्थान है, और ना निजी पक्षपात। भाई कहने का मतलब ये कि तुम चारों हो और मेरे लिए तुम चारों इक्वल ही हो, कोई स्पेशल निजी कि भैया तुम फेवरेट खास हो, ऐसा, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट, कह रहे हैं निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, और कार्य करते हैं, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष, और इनका कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता है। फिक्स है 62 और 65। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना किसी भाई या पक्षपात की, ये भाई नहीं है, भेदभाव कर लेना इसको, अब भेदभाव भी नहीं है, भय है, ये भय ठीक करना इसको, बिना किसी भय या पक्षपात की अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अगर किसी कार्यपालिका फिर से कह रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रही चैप्टर्स, न्यायपालिका पर अगर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तो वो खुलकर कार्य
करें। डन। तीसरा पॉइंट, वेतन और भत्ते। क्या उनके वेतन व भत्ते भारत सरकार की संचित निधि से प्राप्त पर आधारित हैं तथा उनके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है और न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि में कटौती नहीं की जा सकती है। कोई भी दिक्कत हो, लेकिन न्यायाधीशों की सैलरी में से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। डन, पक्का। चौथा पॉइंट कह रहा है कि न्यायाधीश का कदाचार आचरण, कह रहा है संसद में उनके आचरण पर चर्चा महाभियोग के समय ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। पहले महाभियोग का मतलब कोई समझा कि नहीं समझा? क्या? कि किसी उच्च न्यायालय को हटाने के लिए हटाने की प्रक्रिया चलती है। तो उसी के दौरान कदाचार मतलब गलत व्यवहार, अगर देखा जाए तो गलत व्यवहार। दोषी, गलत का मतलब ये है कि भाई रिश्वत ले रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ हटकर काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहा गया? कदाचार, यानी कि गलत कार्य। ठीक है। पांचवा पॉइंट, अवमानना। कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना होने पर न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। कोई प्रॉब्लम? पक्का। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6, महाभियोग। मालूम चल गया ना महाभियोग का मतलब? केवल विशेष परिस्थितियों में उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये थे हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमने ये जाना कि न्यायपालिका को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। अब देखो ना, सैलरी नहीं कटना एक स्वतंत्रता ही है ना भाई। आप प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो, आप सही से काम नहीं करोगे, आपकी सैलरी काट ली जाएगी, सही से काम नहीं किया। अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो प्राइवेट है। मगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। अब फैसिलिटी देखना कि भैया सैलरी कुछ भी हो जाए, इनकी सैलरी कटेगी नहीं। तो जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो क्या रिश्वत लेगा? नहीं लेगा ना। और ऐसी फैसिलिटीज इनको क्यों दी जा रही है? कि ये लोग निष्पक्ष होकर कार्य करें। तो ये सारी की सारी पावर्स हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग करती है न्यायपालिका को, कि जिससे कि वो निष्पक्ष होकर अपना कार्य करें। तो ये था 25, फाइनल के लिए 25। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 फाइनल का।